Good morning, students. As we are studying our first chapter of civics, or you can say 13th chapter of your book, that is Constitution of India. है ना? In the last lecture, what we have studied, that Indian Constitution, स्टोरी बिहाइंड द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किन लोगों ने फ्रेम किया, किन हालातों में फ्रेम किया गया, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड दैट आउट. Now we are now here with our new topics, that is preamble and the key features of the Indian Constitution. Let me give you an example. Suppose मैंने आपको क्लास के रूल्स बनाने के लिए बोल दिया, ठीक है. वी हैव मेड अ लॉट ऑफ रूल्स क्लास के, लेकिन दैट जो वो रूल्स हैं वो आपके बहुत सारे पेजेस पे आए हैं, बट आई नीड एन ओवरव्यू ऑफ दैट रूल्स कि आपने रूल्स में क्या कुछ इंक्लूड किया है. तो उस चीज़ के लिए मैंने आपसे बहुत शॉर्ट नोट मांगा कि मुझे बस सिंपली आप एक ओवरव्यू दे दो कि आपके रूल्स का क्या है. सेम हेयर, प्रियम्बल क्या है, लेट्स रीड दैट आउट. Preamble is the key to the Constitution as it tells about the goals, objectives and ideals of the Constitution. ठीक है. Preamble जो एक तरह से क्या है, एक तरह से एक ऐसा पेज है कह लो, या बिल्कुल स्टार्टिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमें मेन आइडिया देता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमें क्या बताता है, गोल बताता है, ऑब्जेक्टिव बताता है, हमारे एम बताता है कि हमें क्या कुछ चाहिए, आइडियल्स बताता है. आइडियल्स ऐसी चीज़ें मतलब जो हम चाहते हैं इंडिया में हो, लाइक इक्वालिटी, है ना. प्रियम्बल को बहुत ही रिगार्ड से देखा जाता है. एंड हियर इज पिक्चर ऑफ योर प्रियम्बल. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या है, वो क्या कहता है कि इंडिया क्या हो, सोवरन हो, सोशलिस्ट हो, सेक्युलर हो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट हो. यहाँ पे स्टेट वैसे बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्टेट मैनर की फॉर्म में बात हो रही है. कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए क्या चाहता है, दैट इंडिया शुड बी सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट हो. इट ऑल्सो वॉन्टेड टू इंश्योर इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी, जस्टिस फॉर एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री. क्या है कि इन सभी के लिए इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस हो हर पर्सन के लिए जो कंट्री में है, और प्रिजर्व रखे किसको, यूनिटी को. इंडिया जैसे बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, उसकी यूनिटी है जो हमारी हम लोगों के बीच, उसको प्रिजर्व रखते हुए, इंटीग्रिटी को प्रिजर्व रखते हुए, इंटीग्रिटी एज अ whole, you can see state of being whole or entire. Then we are having key features of the Indian Constitution. In the last section we have seen कि कुछ फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे दैट इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. पूरे वर्ड में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो वो लेंदी है और वो बहुत क्या है, रिटन फॉर्म में है ना. ऐसे कुछ फीचर्स पढ़े थे. हियर आर key features we are reading. First is your federalism. Let me tell you in a short that what is written in this whole topic. फेडरलिज्म क्या है, ये एक गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम है इन विच पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. क्या है कि जो पावर्स हैं किसी चीज़ को लागू करने की, हटाने की, या कुछ भी लोगों को कंट्रोल करने की, जो भी गवर्नमेंट के पास पावर्स होती हैं, वो दो चीज़ों के बीच में डिवाइड हो, एक सेंटर के बीच में, एक स्टेट के बीच में. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वेट, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट हमारा इंडिया का की फीचर ही तो पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, कि फेडरलिज्म है. अगर आप कंट्री के बेसिस पे देखोगे, कंट्री पे कौन है, पीएम है नरेंद्र मोदी. सेम एज स्टेट, अगर हम स्पेशली पंजाब की बात करें, स्टेट में सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह. कंट्री पे जैसे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, ऐसे ही स्टेट में गवर्नर हैं कौन, मनोहर लाल खट्टर. तो मे बी आपको अभी थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि फेडरलिज्म क्या है, पावर्स का डिवाइड होना बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. जिन कंट्रीज़ में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे फेडरलिज्म बेस्ट तरीके से काम करता है. अगर मैं बात करूँ, जो सेंटर के पास पावर्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट. जो स्टेट पे गवर्नमेंट है उनको क्या बोला जाता है, स्टेट गवर्नमेंट. अभी तक इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं,
और हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है जो अपनी स्टेट के इश्यूज़ के अफेयर्स के ऊपर काम करती है, बातचीत करती है, डिसीजंस लेती है, ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया has made a provision whereby the powers to make laws have been divided between the सेंटर एंड स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये चीज़ बनाई है कि जो पावर्स है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड हो। इन चीज़ों के ऊपर हमारे पास 3 लिस्ट हैं, ध्यान से सुनना। पावर डिवाइड किन के बीच है? सेंटर के बीच। कुछ पावर सेंटर की हैं, कुछ पावर्स स्टेट की हैं। और इन चीज़ों के ऊपर हमारे पास क्या है? 3 लिस्ट हैं। वन इज़ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, थर्ड वन इज़ कॉन्करेंट लिस्ट। अभी मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ दैट ये क्या है। यूनियन लिस्ट में ऐसे मुद्दे हैं जिस पे ऐसे इश्यूज़ हैं या चीज़ें हैं जिस पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग चीज़ें करेगी। स्टेट लिस्ट में ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। जैसे किसी स्टेट का कोई इशू चल रहा है छोटा मोटा, उस चीज़ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को इंक्लूड करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, स्टेट खुद वो सॉल्व कर सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे इश्यूज़ हैं, ऐसे मतलब फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर यहाँ पे दोनों की अप्रूवल चाहिए, सेंटर की भी चाहिए, स्टेट की भी चाहिए। तो थर्ड लिस्ट में कैसी चीज़ें हैं जिस पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलके काम करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं कि जो यूनियन लिस्ट है उसमें क्या कुछ आ जाता है। सेंटर गवर्नमेंट मेक लॉज ऑन टॉपिक्स गिवन इन द यूनियन लिस्ट। कौन से टॉपिक दे रखे हैं यूनियन लिस्ट में? सिटीजनशिप, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, आर्म्ड फोर्सेस, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड ऑल अदर आइटम्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। जो चीज़ें नेशनल लेवल के ऊपर मायने रखती हैं वो चीज़ें आपकी किस में है? यूनियन लिस्ट पे। और उस पर काम भी कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। सिटीजनशिप हो गया। अभी ऐसा तो है नहीं आपका स्टेट का जो सीएम है या गवर्नर है वो आपको कुछ कोई और देश की सिटीजनशिप दे सकता है, कुछ मतलब कुछ नहीं है, वो आपसे छीन नहीं सकता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा दे नहीं सकता। दैट विल वो कौन करता है? वो किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना। सेम एज स्टेट लिस्ट में क्या है? स्टेट लिस्ट में आ जाता है आपका लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस फोर्स, हेल्थ केयर, लैंड एंड सो ऑन। अभी किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात करें, उसमें हेल्थ केयर सिस्टम में प्रॉब्लम है तो उस चीज़ के लिए सेंटर को इंक्लूड होने की ज़रूरत ही नहीं है। उस चीज़ के लिए स्टेट अपना जो इशू अपना है वो खुद ही इस चीज़ को हैंडल कर लेगी और उस चीज़ पे काम इजीली कर सकती है ना। नाउ इन कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसी चीज़ें, ऐसे टॉपिक जिसके ऊपर हमें स्टेट की भी मंजूरी चाहिए, उनके भी व्यूज़ चाहिए और सेंटर का भी हाथ चाहिए, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाते हैं मुद्दे लाइक एजुकेशन, मैरिज, डाइवोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर लॉज एक्सेट्रा। ये सारे किस में आ जाते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसके ऊपर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट मिलके काम करती है, ठीक है। अभी ये तो था कि 2 पावर्स में डिवाइडेड है, सेंटर पे हो गया, दूसरे नंबर पे स्टेट पे हो गया। ये तो फेडरलिज्म यही है। बट इसके फर्दर भी पार्ट्स हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपनी बनाई हुई गवर्नमेंट, जैसे कि पंचायत। रूरल एरियाज़ में जाओगे, गांव वगैरह में जाओगे, वहाँ पे कौन फैसले लेता है? छोटी मोटी चीज़ हो गई, गांव में बिल्कुल छोटी सी एक घर में चोरी हो चुकी है, उस चीज़ के लिए ऐसे थोड़ी है वो यहाँ तक आएंगे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से मतलब बातचीत करेंगे। उस चीज़ के लिए फैसले करने के लिए कौन है वहाँ पे? पंचायत है, ठीक है। और म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई अर्बन एरियाज़ में। ये क्या है? थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। ये एक तरह से तीसरा हाथ है गवर्नमेंट का। पहला यूनियन गवर्नमेंट हो गया, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट हो गया, तीसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गई। दिस इज़ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी जो फर्दर फंक्शनिंग है, डिटेल्स हैं, यू विल स्टडी दैट इन हायर ग्रेड्स। नाउ फेडरलिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री। फेडरलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है अगर हमें मैनेजमेंट अच्छी रखनी है लार्ज और डाइवर्स कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है? अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डिसेंट्रलाइज्ड, नॉट ऑल डिसीजंस हैव टू बी टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट।
अभी वही वाली चीज़ आ गई कि स्टेट में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही है तो उस चीज़ के लिए थोड़ी है कि उस चीज़ के फैसले गवर्नमेंट सेंट्रल के पास जाएंगे, वो इन चीज़ों को सॉल्व करेगा। उनके पास और भी बहुत काम है, उन्होंने और भी कुछ देखना है, इवन इंटरनेशनल रिलेशंस भी संभालने हैं, है ना। तो उस चीज़ के लिए स्टेट गवर्नमेंट ठीक है। अगर बहुत ही छोटे लेवल पे रूरल एरिया में बात है, वहाँ पे पंचायत वो चीज़ें संभाल लेगी, मतलब ऐसे नहीं है, बड़े लेवल पे हमें उस चीज़ पे जाना पड़ेगा। सो दिस वॉज योर फेडरलिज्म, कि पावर्स का डिवाइड होना सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे। दिस वॉज आवर फर्स्ट फीचर। नाउ वी आर हैविंग अवर सेकेंड फीचर, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने पिछले लेक्चर में ये भी देखा था, जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो किस तरह की है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सीधा लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। जो इलेक्शंस होती हैं रिप्रेजेंटेटिव्स की, वो किनके द्वारा चुनी जाती हैं, पीपल के द्वारा चुनी जाती है। यूज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि जो 18 और 18 ईयर से अबव हैं उनको राइट है वोट देने का, और वो अपना जो चाहे उनको चूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम every citizen of the country, irrespective of his her social economic background, has the right to contest elections. हर इंसान को वोट देने का हक तो है ही, बट उसकी उसकी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ना देखते हुए उसको इलेक्शंस लड़ने का भी हक है, पूरा पूरा हक है, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। लाइक मैं बोल दूँ, वोटिंग की अगर आपने किसी भी स्टेट का या किसी भी मोहल्ले का एमएलए एमपी कुछ एमएलए बनना है, तो क्या है उस चीज़ के लिए आपको क्या होना चाहिए, 25 ईयर्स अबव होना चाहिए, ऐसी कुछ कंडीशंस रहती है ना हर जगह पे। तो अगर आप उस चीज़ को सेटिस्फाई करते हो तो आपको पूरा पूरा हक है वहाँ पे खड़ के इलेक्शंस लड़ने का। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया को छोड़ के और भी कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जैसे कि ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड, जापान, ठीक है। ये यहाँ पे भी क्या है, द सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म दी गवर्नमेंट। जो सिटीज़न है वो अपनी गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं। देयर इज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया, या मल्टी पार्टी सिस्टम का यहाँ से मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे शॉर्ट में बता देती हूँ क्या है। इन हायर क्लासेस यू विल गेट टू नो कि सीधा ऐसे नहीं है कि हमने मोदी को वोट डाली है। जब जब प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन हुई थी, हमने अपने अपने हर स्टेट में से लोग खड़े हुए थे, उनको चुना था। अगर ज़्यादा पार्टी के लोग, जैसे मोदी जी की पार्टी कौन सी है, बीजेपी, तो ओवरऑल इंडिया में हर स्टेट से लोग किस पार्टी के ज़्यादा जीते, बीजेपी के। तो बीजेपी ने ज़्यादा सीट्स ली तो वहाँ पे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। इस तरह से मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में। लेकिन अगर आप देखोगे तो वो लोगों के द्वारा ही चुने जा रहे हैं, हमने इनको चुना और वो ज़्यादा चुने गए तो वो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। Our third point is separation of power and independence of judiciary. According to the constitution, the three organs of the government are गवर्नमेंट, जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, हर एक इक्वल है। हार्ट के बिना काम नहीं चल सकता, लीवर के बिना काम नहीं चल सकता, है ना। ऐसे ही गवर्नमेंट के भी 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जो कि हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर में कौन आ जाता है, हमारे चुने हुए लोग। लेजिस्लेचर में हमारे चुने हुए लोग हैं जो क्या करते हैं, लॉज को बनाते हैं। ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स हैं इम्पॉर्टेंट। पहला है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर लॉ को बनाने का काम करता है। दूसरे पे है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव उन्हीं जो हमारे चुने हुए लोग हैं उन्हीं में से निकले हुए कुछ हायर लेवल के इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। वो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। बनाते कौन है, लेजिस्लेचर वाले, लागू करते हैं एग्जीक्यूटिव वाले। थर्ड पे आ जाते हैं जुडिशरी, जुडिशरी में आ गए हमारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट्स। ये इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जो लॉ बना के लागू किए गए हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं, ठीक है। सो दिस वॉज द सेपरेशन ऑफ पावर।
The judiciary of the constitution were aware, framers of the constitution, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, फ्रेम किया है, वो इस चीज़ को लेके अवेयर थे कि जो पावर है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की अलग अलग होनी चाहिए। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होना है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमारे लिए कुछ ट्रैफिक रूल्स हैं, है ना। अगर हम बात करें, चलो यहाँ पे तो नहीं, चंडीगढ़ में प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स लागू होते हैं। वो एक आम इंसान के लिए भी है, वो एक हाईली रेप्यूटेड जॉब गवर्नमेंट पोजीशन पे बैठा है उसके लिए भी है। और जुडिशरी क्या है? कोर्ट है, ठीक है। जुडिशरी क्या है? जो उन चीज़ों का ध्यान रखता है कि जो रूल्स हैं वो अच्छे से निभाए जा रहे हैं या नहीं। ट्रैफिक रूल्स वैसे गवर्नमेंट के रूल्स के अंदर नहीं आते, बट स्टिल आते हैं समवेयर, बट वो अच्छे से एवरी जगह फॉलो नहीं होते, ठीक है। अगर कोई आम इंसान रूल तोड़ता है, ही हैज़ टू फेस द, नॉट ट्रैफिक रूल्स, कोई भी रूल की बात करें, रूल तोड़ता है उसको भी कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई बड़ी पोजीशन पे गवर्नमेंट सीट पे बैठा इंसान रूल तोड़ता है उसको भी जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ ये तो गवर्नमेंट का पर्सन है, ये तो बड़ी पोजीशन पे है, या ये तो ये वाला ऑफिसर लगा हुआ है, इसको रूल तोड़ने का हक है, नहीं। जुडिशरी यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। मतलब अगर कोई रूल तोड़ता है, सिंपली है बस जुडिशरी को, कोर्ट्स को उस चीज़ को, पर्सन को उस चीज़ की सज़ा देनी है, ठीक है। इस तरीके से जो जुडिशरी है वो लोगों के, जो पीपल के फंडामेंटल राइट है उसको प्रिजर्व रखता है, प्रोटेक्ट करता है। आर फोर्थ पॉइंट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या है? जैसे कि हमें पता है इंडिया मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, मल्टी रिलीजियस कंट्री है। कई जगह पे कोई रिलीजन के लोग रहते हैं, कोई जगह पे कोई रिलीजन के लोग रहते हैं, हर चीज़ें रहती हैं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये फ्रेमर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये चीज़ ध्यान में रखी कि इंडिया मस्ट बी सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर मीन्स मतलब प्रिजर्व। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे रूल बना दिए जाएं जो पर्टिकुलर सोसाइटी ऑफ पीपल, जो अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनके जो कल्चर है, उनका जो रहने का तरीका है या कुछ भी है, वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। डिस्टर्ब ना हो, इस चीज़ के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को सेक्युलर स्टेट का भी रूप दिया है कि हर किसी के जो राइट्स हैं वो प्रिजर्व रहें। ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा हो जाए कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन की इनडायरेक्टली वो कर रहा है, मतलब नीचा दिखा रहा है या दबा रहा है ना। कोई भी रिलीजन या है, जो भी मल्टी लिटरल सिस्टम है हमारा, जितना भी अलग अलग चीज़ें हैं, डाइवर्सिटी है, तो किसी की भी तरह के लोग ना दबे, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। इवन हमारे पास राइट भी है, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सपोज मैं एक हिंदू हूँ बट मुझे क्रिश्चियनिटी पसंद है, ऑल्दो ऐसा नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, है ना। तो मेरे पास पूरा पूरा राइट है कि मैं अपना धर्म हिंदू से बदल के क्रिश्चियन में तब्दील हो जाऊँ, चेंज हो जाऊँ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया इज़ दैट, इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? दो द स्टेट डजेंट हैव एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन, कोई भी स्टेट का अपना रिलीजन नहीं है, ठीक है। इट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली, बट ये जो सारे रिलीजन है उसको क्या इक्वली ट्रीट करता है। इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर ऑफ एनी रिलीजियस कम्युनिटी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी रिलीजन के लोगों को किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, कोई भी फ़र्क नहीं रखता है किसी भी तरह के लोगों के लिए। नेक्स्ट वी आर हैविंग फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे की फीचर्स हैं, की फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पहले हमने पढ़ा फेडरलिज्म, है ना। ऐसे ही अभी हमने पढ़ा सेक्युलरिज्म, ऊपर पढ़ा था सेपरेशन कैसे है पावर्स की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी, है ना। ऐसे ये सारे फीचर्स हैं विच यू हैव टू लर्न। अभी है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल में भी डिवाइडेड है, पार्ट्स में भी डिवाइडेड है, आर्टिकल्स में भी डिवाइडेड है। तो अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल राइट्स की, वो थर्ड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है। फंडामेंटल राइट्स किन के अंडर आते हैं? थर्ड पार्ट के अंदर।
इसमें क्या है, जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनको पर्टिकुलर राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे राइट्स ताकि कोई मतलब हर पर्सन को राइट है कुछ कुछ करने का। मैं आपको वो राइट्स आगे पढ़ाऊंगी। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजॉरिटी। जो ये राइट्स हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं माइनॉरिटी के राइट्स को भी मेजॉरिटी के खिलाफ। सपोज एक एरिया है, वहाँ पे 70% अलग कास्ट के लोग हैं, 30% अलग कास्ट के लोग हैं। ऐसा ना हो कि जो 70% वाले हैं वो 30% वालों को दबाएं, ठीक है। तो हर किसी के जो राइट्स हैं उसको प्रिजर्व रखता है। अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिसन केयरफुली, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन है? फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा है कि जो फंडामेंटल्स इंक्लूड किए गए हैं, इंकल्जन का मतलब इंक्लूड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका डुअल ऑब्जेक्टिव है। उसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट कि एवरी सिटीज़न टू क्लेम दिस राइट, हर सिटीज़न को उन राइट्स के साथ जीने का हक है। दूसरा इसका एम क्या है कि अगर कोई आपका रूल वायलेट करता है, अगर कोई उसको भंग करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने का भी हक है, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स ऑफ लॉ। अभी जो स्टार्टिंग में थे हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है, जिसमें से जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, हटा दिया गया था। फिर से 6 रह गए, लेकिन बाद में एक और इंक्लूड किया गया, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन। तो अगेन वी आर हैविंग 7 फंडामेंटल राइट्स। पहले 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, राइट टू एजुकेशन को इंक्लूड कर दिया गया। कितने हुए? 7 फंडामेंटल राइट्स वी आर हैविंग राइट नाउ। पहला है राइट टू इक्वालिटी। इसमें सिंपली मैं आपको बता देती हूँ क्या है, कि एवरी पर्सन इज इक्वल अकॉर्डिंग टू राइट टू इक्वालिटी। हर कोई पर्सन इक्वल है, किसी को भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिल सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। हर पर्सन को हक है पब्लिक प्लेसेस पे जाने का, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क हो गए, होटल्स हो गई, शॉप्स हो गए, है ना, वहाँ पे भी किसी भी तरह को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। आपके पास राइट है ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात को सामने रखने का, इधर उधर घूमने का, मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के कहीं भी जगह पे रहने का आपके पास राइट है। कोई भी काम करने का आपके पास राइट है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूँ हाँ आप टीचर नहीं बन सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, आप इंडिया के उस कोने में जाके नहीं रह सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ के लिए आपको पूरी की पूरी फ्रीडम है। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। किसके खिलाफ राइट? एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। जो किन चीज़ों का ध्यान रखता है? ट्रैफिकिंग ना हो, फोर्स्ड लेबर ना हो, चाइल्ड लेबर ना हो अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स। मतलब जो बच्चे 14 ईयर्स से नीचे हैं उनको मतलब इंडिया में चाइल्ड लेबर ना हो। नेक्स्ट अवर राइट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू चेंज इट्स रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस। फिफ्थ इज़ आर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये किन चीज़ों का ध्यान रखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट जो माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस हैं, लैंग्वेजेस हैं, वो अपना अलग एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेट कर सकते हैं ताकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व रखें और डेवलप करें, ठीक है। यहाँ पे हमें एक लोगो दिखा रखा है जो किसका है? सेंट पीटर पॉल एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट का। जो किनके राइट्स को प्रिजर्व रखता है? डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जो बच्चे मतलब डिसेबल होते हैं उनके राइट्स को, और उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि वो ग्रो करें, ठीक है। सिक्स्थ इज आर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस अलाउ द सिटीजन्स टू मूव टू द कोर्ट if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state। इसमें क्या है कि हर पर्सन को राइट है कोर्ट में जाने का, अगर उनके जो राइट्स उनको दे रखे हैं वो कोई भी आके भंग करता है।
सपोज मैं आपको फोर्स करूँ दैट इन फ्यूचर यू कांट बी अ टीचर, आप टीचर नहीं बन सकते, है ना, तो मैं आपको उस चीज़ के ऊपर 100% रोक लगाऊँ कि नहीं 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 बनना, नहीं बनना, है ना, तो उस चीज़ के लिए आपके पास पूरा पूरा राइट है कोर्ट के पास जाने का। लास्ट इज आर राइट टू एजुकेशन। इसके अंदर क्या आता है, अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो 6 से 14 ईयर्स के बीच में बच्चे हैं उनके लिए फ्री और एजुकेशन कंपलसरी है, ठीक है। दिस लेजिस्लेशन वॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 4 अगस्त 2019। ये जो चीज़ थी कब बनाई गई, 4 अगस्त को 2009 में। कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, 21A आर्टिकल के अंडर आता है। और ये चीज़ कब से फोर्स में आई, कब से लागू हुई, 1 अप्रैल 2010। एंड राइट टू एजुकेशन बिकेम द 7th फंडामेंटल राइट गिवन टू इंडियन सिटीजन्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी एक राइट था जो इंडियन सिटीजन्स को दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। I want students, I want to you to listen this lecture first, then read the chapter thoroughly by yourself and just try to understand it। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इफ़ यू विल थोड़ा ध्यान से आप इस चीज़ों को पढ़ोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कैसे बना, फर्स्ट पेज कॉन्स्टिट्यूशन का क्या डिफाइन करता है, लाइक क्या बोलते हैं हम उसको, प्रीएम्बल, राइट। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह का है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे अभी हमने ये भी पढ़े। तो इफ़ यू विल पॉन्डर अ लिटल, इफ़ यू विल लुक केयरफुली इनटू इट, यू विल डेवलप अ इंटरेस्ट इन दैट। तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम्स में भी और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में भी, जो इन फ्यूचर बहुत मतलब अच्छी बात है अगर आप याद रख पाते हो तो। विद दिस, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।